दोस्तों, ये घटना हमारे साथ बचपन में घटा था। तभी मैं क्लास 5 में पढ़ता था और मेरा छोटा भाई क्लास 2 में पढ़ता था। मैं और मेरा पूरा परिवार तभी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारे घर के पास में ही एक बहुत बड़ा 2 मंजिला मकान था। गांव के लोग उस मकान को श्रापित कहते थे। लोग कहते थे कि उस घर में रहने वाले किसी को भी आज तक सुख नसीब नहीं हुआ। जो भी उस घर में आज तक रहा है, उस घर के श्राप ने उसके साथ हमेशा बुरा ही किया है। बचपन में दादी के मुंह से हमने भी सुना था कि वो घर भूतिया है। हमारे ही एक रिश्तेदार ने कई सालों पहले उस घर के दूसरे माले के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। लोगों का कहना था कि वो आदमी उस वक्त किसी कारण से बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड था और कोई कोई तो उसे पागल भी कहता था। खैर, वो घर अब बिल्कुल अबंडेंट था, मतलब उस घर में कोई नहीं रहता था। वो भूतिया घर हमारे घर से 2-3 घर छोड़ के ही था। हमारे घर के आंगन से उस घर का वो कमरा साफ साफ दिखाई देता था, जहां पर उस आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। खैर, एक दिन स्कूल से लौटकर मैं और मेरा छोटा भाई घर के आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला। अचानक मेरे छोटे भाई ने चिल्लाते हुए मुझसे कहा कि वही देख दादा, उठा की, मतलब वहां देखो भैया, वो क्या है। और तभी मैंने उस श्रापित घर के आंगन में देखा तो मैं दंग रह गया। उस घर के आंगन में एक बहुत ही पुराना झूला था और वो झूला तभी बहुत ही जोर जोर से झूल रहा था। हैरान कर देने वाली बात तो ये था कि ना तो उस झूले में कोई बैठा था और ना तभी हवा चल रही थी। मैं डर से कांपने लगा, लेकिन मेरा छोटा भाई बिल्कुल नहीं डरा और तभी अचानक से वो झूला रुक गया। लेकिन ये सिलसिला वहीं पर खत्म नहीं हुआ। अब मेरे भाई ने उस घर के दूसरे मंजिल पर बने उस कमरे की ओर इशारा किया, जहां पर वो आदमी कई सालों पहले सुसाइड किया था। हमने देखा कि उस घर का खिड़की, जो कि कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था, एक झटके से खुल गया, मानो किसी ने अंदर से उसको खोला हो। और उसके बाद हमने जो देखा वो सोचकर आज भी मेरा खून जम जाता है। दरअसल हमने देखा कि बहुत ही दुबला पतला सा एक आदमी एक कुर्सी में बैठकर रो रहा है। उसने एक कुर्ता पाजामा पहना हुआ था और उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने 50 साल पुराने कपड़े पहने हो। खैर, वो आदमी हाथ में एक तस्वीर को देखकर जोर जोर से रो रहा था। मैं और मेरा भाई चुपचाप उसको रोते हुए देख रहे थे। फिर अचानक उसने किसी पागल की तरह अपने बाल नोचना शुरू कर दिया। बालों को नोचने की वजह से उसका सर खून से भर गया और तभी पता नहीं क्या हुआ, वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया और फिर एक रस्सी लेकर हमारी आंखों के सामने में ही वो आदमी उस कुर्सी पर खड़ा हो गया। दोस्तों, मेरे हिम्मत ने जवाब दे दिया और मैं अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागकर मम्मी के पास आ गया। मम्मी तभी रोटी बना रही थी। हमें इतना डरा हुआ देखकर मम्मी ने हमसे पूछा कि क्या हुआ है, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है मानो तुमने कोई भूत देख लिया हो। फिर हमने मम्मी को सारी बात बता दिया, लेकिन मम्मी को तो हम पे यकीन ही नहीं था। फिर मम्मी ने हमें साथ लेकर आंगन में आई। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह था कि अब हमें उस घर में कुछ नहीं दिखा। फिर मम्मी हमें डांटकर फिर से रोटी बनाने चली गई। दोस्तों, मेरा दिमाग तभी काम नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे भाई ने गौर किया कि उस कमरे का खिड़की, जो कि सालों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था, तब भी खुला था। ये देखकर हमें इतना समझ आ गया था कि कुछ समय पहले हमारे साथ जो हुआ वो कोई वहम नहीं था, बल्कि हमने उस घर के काले सच को कुछ समय पहले अपनी आंखों के सामने देखा। मेरा नाम रिक है और आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ लगभग 2 साल पहले घटा था। तभी मेरा जॉब में ट्रांसफर हुआ था और मेरी पूरी फैमिली के साथ मैं टेक्सास शिफ्ट हो गया। वहां मुझे बहुत कम दाम में
एक किराए का घर भी मिल गया था, जो कि मेरे लिए बहुत ही सही था। वो एक 2 मंजिला घर था, जहां पर नीचे मकान मालिक रहते थे और ऊपर हम लोग रहते थे। मैं, मेरी वाइफ और मेरी 6 साल की एक बेटी। मेरी बेटी को भी वो घर बहुत पसंद था। खैर, एक दिन शाम को मैं और मेरी वाइफ नीचे हॉल में बैठकर हमारे मकान मालिक से गप्पे लड़ा रहे थे। तभी मेरी वाइफ को दीवार में टंगी कुछ पेंटिंग्स दिखी। मेरी वाइफ एक आर्ट लवर है और उसे पेंटिंग्स का भी बहुत शौक है। उस दीवार में कई सारे पेंटिंग्स थी, लेकिन मेरी वाइफ को उन सब में एक पेंटिंग खासा पसंद आ गई थी। वो आधा बना हुआ एक डॉल की पेंटिंग थी, जिसमें एक डॉल की एक आंख का तस्वीर बना हुआ था और उसके चेहरे का बाकी हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस पेंटिंग की ओर देखकर मेरी वाइफ मानो खो सी गई थी। उस पेंटिंग में मेरी वाइफ की इतनी दिलचस्पी देखकर हमारे मकान मालिक ने उसको वो पेंटिंग गिफ्ट कर दिया। पता नहीं उस पेंटिंग में उसने क्या देखा कि उसे वो इतना पसंद आ गया। उस पेंटिंग को उसने हमारे हॉल के दीवार में टंगा कर रखा। दिन भर वो उस पेंटिंग को ही निहारती रहती, लेकिन मुझे वो पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक आंख मुझे तो बहुत ही ज्यादा मनहूस लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उस एक आंख से मानो कोई हमारे परिवार में नजर रखे हुए है। उस पेंटिंग को अपने हॉल के दीवार में टांगने के बाद से ही हमारे घर में अशांति फैल गई। हर रोज मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा होने लगा और इसके साथ साथ हमारे घर में बहुत सारे अजीबोगरीब चीजें मैंने नोटिस किया। जैसे कि पेंटिंग के नीचे फर्श में कभी कभी मुझे खून के बूंद दिखाई देते थे। रात को सोते वक्त हॉल से मुझे किसी के पैरों के आवाज आते थे और कभी कभी तो मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज भी हॉल से आने लगी। खैर, एक दिन संडे था और मैं शाम को सोफा में बैठकर टीवी देख रहा था कि तभी मेरी नजर उस पेंटिंग में पड़ी। मैं उस पेंटिंग के पास गया और उसे देखकर ये सोच ही रहा था कि आखिर कैसे मेरी बीवी को ये मनहूस पेंटिंग पसंद आ गया कि तभी वो एक आंख मेरी ओर घूम गया। ये देखकर मैं इतना डर गया कि उछल के सीधा सोफे में कूद गया। मैं भागते हुए किचन में गया और मैं किचन से मेरी बीवी को हॉल में बुला लाया। मैंने कहा कि भाग्यवान देखो, यह आंख अचानक से मेरी ओर घूम गई। तो मेरे इस बात पर मेरी बीवी मुझ पे ही गरियाने लगी कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। ठीक से देखो, क्या यह आंख तुम्हें तुम्हारी ओर घूमी हुई लग रही है? और वैसे भी ये जस्ट एक पेंटिंग ही तो है। तुम्हें पेंटिंग पसंद नहीं है तो क्या कुछ भी कहोगे? मैंने फिर से देखा तो वो आंख अब बिल्कुल पहले जैसा ही था। कोई मेरी बात माने या ना माने, मुझे अब इतना यकीन हो गया था कि हो ना हो इस आंख में कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। एक दिन शाम को ऑफिस के बाद जब मैं घर लौट आया तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा, मैं सोफे में बैठकर जब दोपहर में कार्टून देख रही थी तभी उस पेंटिंग में जो एक आंख है उसने पलक झपकाई। मैंने मम्मी से कहा तो मम्मी मुझ पे ही भड़क गई। दोस्तों, मुझे जितना पता था कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते और मैं मेरी बेटी को अच्छी तरह से जानता था। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती थी। अब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पेंटिंग को दीवार से उतारकर स्टोर रूम में फेंक दिया। ये देखकर मेरी बीवी भड़क गई, लेकिन अब मैं उसकी एक नहीं सुनने वाला था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मनहूस पेंटिंग मेरी परिवार को नुकसान पहुंचाए। मेरी बीवी टॉर्च लेकर स्टोर रूम में उस पेंटिंग को वापस लाने गई। लगभग 10 मिनट के बाद वो चीखते चिल्लाते हुए हमारे पास आई। उसकी चेहरे में डर साफ साफ देखा जा सकता था। वो इतना डर चुकी थी कि डर से वो कांप रही थी। मैंने पूछा कि भाग्यवान, क्या हुआ है? तो हकलाते हुए उसने मुझे सारी बात बताई। उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर उस आंख को लेकर मेरे सारे शक यकीन में बदल गए। उसने बताया कि जब वो टॉर्च लेकर
स्टोर रूम में उस पेंटिंग को ढूंढ रही थी, तभी उसे वहां पर सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। फिर कुछ मिनट बाद उसे स्टोर रूम के कोने में एक बच्ची दिखी, जो कि वो पेंटिंग हाथ में पकड़े हुए थी। पहले तो उसे लगा कि वो हमारी बेटी है, इसीलिए मेरे बीवी ने उसे आवाज लगाई, लेकिन उस बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी बार बुलाते ही जब वो मेरी बीवी की ओर पलटी तो डर से उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि एक छोटी बच्ची उस पेंटिंग को हाथ में पकड़े हुए थी और वो हमारी बेटी नहीं थी। उस बच्ची का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। अचानक उसकी आंखों से खून निकलने लगे और इसके साथ साथ उस पेंटिंग में जो आंख बनी थी उससे भी खून रिसना चालू हो गया। तभी धीरे धीरे वो पूरा पेंटिंग काला पड़ गया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डर से उसकी चीख निकल गई। दोस्तों, मैं अब भागते हुए नीचे मकान मालिक के पास गया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि उनकी एक लौती बेटी है, जिसकी कुछ ही साल पहले एक अनजान बीमारी के चलते मौत हो गई थी। मकान मालिक ने कहा कि उसे और मेरी वाइफ को पेंटिंग्स का बहुत शौक था और जो एक आंख वाली डॉल की पेंटिंग कुछ ही दिन पहले आपकी वाइफ को पसंद आई थी, वो पेंटिंग मेरी बेटी ने मरने के 1 हफ्ते पहले ही बनाई थी। उस पेंटिंग को आधा बनाने के बाद मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और ये पेंटिंग वो पूरा ना कर पाई। मेरा नाम मुकेश है और मैं 55 साल का हूँ। मैं काम के सिलसिले में मुंबई में रहता हूँ। ये घटना तब की है जब मैं महज 8 साल का था और मैं अपने गांव में अपने पुश्तैनी हवेली में रहता था। उस हवेली में मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे अंकल आंटी और उनकी एक बेटी और मेरे दादाजी को लेकर कुल 7 लोग रहते थे। हमारे परिवार गांव में सबसे हंसता खेलता और वैभवशाली परिवार था। मेरी मम्मी बहुत धार्मिक थी। खैर, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मम्मी हर सुबह और शाम को पूजा पाठ करती थी। हमारे उस हवेली के दूसरे मंजिल पर एक मंदिर था। मम्मी हर शाम को वहां भगवान के सामने दिए जलाती थी। ऐसे ही एक शाम को मम्मी भगवान के सामने दिए जलाने गई थी। फिर पूजा पाठ करके दिए जलाने के बाद वो अचानक चीखते चिल्लाते हुए नीचे आ गई। मम्मी डर से कांप रही थी और ठंड का मौसम होने के बावजूद भी उनको बहुत पसीना आ रहा था। मम्मी की ये हालत देखकर हम सभी बिल्कुल दंग रह गए। फिर दादाजी ने उन्हें पूछा कि क्या हुआ है बहू, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दादाजी के सवाल पर भी मम्मी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस डर से कांप रही थी। फिर मेरे आंटी ने उनको एक कुर्सी पर बिठाया और पानी दिया। पानी पीने के कुछ देर बाद मम्मी नॉर्मल हो गई। उसके बाद मम्मी ने हम सबको जो बताया उसे सुनकर हम सभी का खून जम गया। उन्होंने कहा कि जब मैं पूजा करके नीचे आ रही थी तब मैंने नोटिस किया कि हमारे सीढ़ी के पास जो कमरा सालों से बंद पड़ा है उस कमरे का ताला खुला हुआ था और उस कमरे से पायल की आवाज आ रही है। फिर मैंने दरवाजे से थोड़ा झांक कर देखा तो मैं बिल्कुल दंग रह गई। मैंने देखा कि 16-17 साल की एक लड़की शादी की जोड़े में बिल्कुल सज धज कर आईने के सामने बैठी है और वो अपने मन में ही पुराने जमाने का कोई गाना गुनगुना रही थी। मैंने देखा कि उस आईने में लड़की का चेहरा दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ उस दुल्हन के कपड़े ही दिख रहे थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि मेरी पैरों तले से जमीन ही खिसक गई और मैं चीखते चिल्लाते हुए भागकर नीचे आ गई। मम्मी के मुंह से ये घटना सुनकर मुझे तो बहुत डर लगने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दादाजी और अंकल आंटी इस घटना को सच मानने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा वो लोग मम्मी पर ही भड़क गए। तभी मेरे पापा घर पर नहीं थे। फिर रात को जब मम्मी ने ये पूरी घटना पापा को बताया तो पापा भी दादाजी और घर के बाकी लोगों की तरह मम्मी पर गरियाने लगे। फिर कुछ टाइम बाद पता नहीं क्यों वो रो पड़े। रोते रोते पापा ने हमको सारी बात बताई। पापा ने कहा कि उनके शादी के लगभग 1 साल पहले उनकी छोटी बहन ने
अपने शादी के ही दिन उसी कमरे से सुसाइड कर ली थी। तभी उसकी उम्र 16 साल थी और पास के गांव के एक लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा था। हम लोग जमींदार थे और वो लड़का एक किसान परिवार से था। वो लोग हमसे निचली जाति का भी था। मेरे दादाजी पुराने ख्यालात के थे, इसीलिए उन्हें उनका मिलना जुलना पसंद नहीं था। इसी वजह से एक दिन दादाजी ने बिना किसी को बताए मेरी बुआ जी का शादी तय कर दिया। लेकिन मेरे बुआ ने किसी और से शादी करने से घर से भाग जाना ही बेहतर समझा। उन दोनों ने तय किया कि शादी के दिन वो लोग भाग जाएंगे। इसी वजह से मेरी बुआ जी बहुत खुश थी और उस कमरे में उसी आईने के सामने दुल्हन के जोड़े पे सज संवर रही थी। मेरे बुआ जी उस लड़के के इंतजार में ही थे। मेरे पापा और मेरे दादी जी भी चाहते थे कि वो लोग भागकर शादी कर ले। खैर, अब शादी होने के कुछ ही घंटे बचे थे। फिर मेरी बुआ जी को कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर वो बिल्कुल टूट सी गई। उन्हें पता चला कि जब वो लड़का उसे शादी से भगाकर ले जाने के लिए घर की दीवार फांदी, तभी दादाजी और गांव के कुछ और लोगों ने उसे पकड़ लिया और लाठी से मार मार कर उसकी जान ही ले ली। अपनी बहन का ये दुख देखकर मेरे पापा का भी कलेजा फटा जा रहा था। मेरी बुआ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और दुल्हन के जोड़े में ही खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। शाम को दुल्हन के जोड़े में मम्मी ने जिसको उस कमरे में देखा था वो और कोई नहीं बल्कि मेरी बुआ जी की आत्मा थी। इससे पहले मम्मी के साथ घर के कई और लोगों ने भी ऐसे ही शादी के जोड़े में बुआ जी के आत्मा को उस घर में देखा था। इसी वजह से दादाजी ने उस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, शायद वो दुल्हन यानी कि मेरी बुआ जी की आत्मा उसी रूम में आज भी दुल्हन के जोड़े में सज संवर कर अपनी साजन का इंतजार कर रही है। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं काम के सिलसिले में पटना में रहता हूँ। दोस्तों, आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ घटा था। दादाजी की उम्र तभी 16-17 साल होगी और वो गांव में हमारे पुश्तैनी घर में रहते थे। मेरे परदादाजी किसान थे और गांव में उनके बड़े बड़े खेत थे। एक दिन ऐसे ही गर्मी का मौसम था और मेरे दादाजी रात को खेतों में पहरा दे रहे थे। उस समय गांव में खेतों में अक्सर चोरी हो जाया करता था और चोरों चक्के के लिए खेतों में कोई ना कोई रात को पहरा जरूर देता था। ऐसे ही एक दिन गर्मी का मौसम था और मेरे दादाजी रात को खेत में बना एक मचान में लेटे थे और खेतों में पहरा दे रहे थे। और उस मचान के नीचे उनका पालतू कुत्ता कलुआ सोया हुआ था। दादाजी के पास सिर्फ एक लाठी और एक लालटेन था। खैर, आसमान में तारे देखते देखते दादाजी को नींद आ गई। रात के लगभग 12 बजे होंगे। तभी अचानक कलुआ किसी चीज को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। उसके भौंकने की आवाज से दादाजी की नींद टूट गई। मचान से नीचे उतरकर मेरे दादाजी तभी लालटेन की आग बढ़ाकर उस ओर देखने लगे जहां देखकर कलुआ भौंक रहा था। अंधेरा होने की वजह से दादाजी को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दादाजी ने कलुआ का चेन खोल दिया और वो कुत्ता भौंकते हुए उस चीज की ओर दौड़ने लगा। दादाजी भी उसके पीछे पीछे लालटेन लेकर भाग रहे थे। कुछ दूर जाते ही कलुआ चुप हो गया। तभी लालटेन की रोशनी में दादाजी ने देखा कि बहुत ही मैले और कटे फटे कपड़ों में एक आदमी पीछे मुड़कर खड़ा है। दादाजी को लगा कि ये कोई चोर है, इसीलिए दादाजी गरियाते हुए उसको बोला कि कौन हो तुम? अगर तुम खेत में चोरी करने आए हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। खैर, दादाजी के इतना बोलने के बावजूद भी वो आदमी वैसे ही खड़ा था। दादाजी का माथा तभी गर्म हो गया। चोर साले, भाग मेरे खेत से! ऐसा चिल्लाते हुए दादाजी ने उसके सर पर लाठी से दे मारा। लेकिन अजीब बात तो यह था कि वो लाठी उस आदमी के सर पर लगा ही नहीं, बल्कि वो उसके आर पार निकल गया। मेरे दादाजी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ,
खैर उतना ना सोचकर दादाजी ने फिर से एक बार लाठी से उस आदमी के सर पर दे मारा, लेकिन इस बार जैसे ही दादाजी ने उस आदमी के सर पर लाठी से मारा, तभी उनके आंखों के सामने से ही वो आदमी अचानक गायब हो गया। खैर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे दादाजी डरे नहीं। हाथ में एक लालटेन और लाठी लेकर दादाजी वहां लगभग आधे घंटे तक उस आदमी को खोजते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तंग आकर दादाजी फिर से कलवा को लेकर मचान में जाकर सो गए। मेरा नाम अर्पिता है और मैं पेशे से एक नर्स हूं। ये लगभग 7-8 साल पहले की बात है। तब मैं कोलकाता के एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में एज ए नर्स नौकरी करती थी। हॉस्पिटल का नाम तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है। खैर एक रात की बात है जब मेरा इमरजेंसी वार्ड में नाइट शिफ्ट चल रहा था। उस दिन कोई भी नया पेशेंट नहीं आया था, इसीलिए बैठे बैठे मेरी आंख लग गई थी। तभी रात के लगभग 2:30 बजे होंगे कि अचानक से एक ठंडी हवा के झोंके से मेरी नींद टूट गई। वहां के सारी खिड़की और दरवाजे बंद थे। फिर ये तेज हवा का झोंका कहां से आया, तभी मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया। खैर मुझे अब वहां घुटन सी महसूस होने लगी, इसीलिए मैंने अपने पास की खिड़की खोल दी। खिड़की खोल देने के कुछ देर बाद से ही मुझे फूल और चंदन की महक आने लगी। लेकिन अजीब बात तो यह था कि उस हॉस्पिटल के आसपास फूल या चंदन का कोई बागीचा था ही नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में अक्सर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते थे जिनको फूलों से एलर्जी हो। इसीलिए हॉस्पिटल वालों ने हॉस्पिटल प्रीमिसेस में कोई भी फूल का बागीचा या फूल के पेड़ नहीं लगाए। खैर इन सब चीजों में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप जाके बैठ गई। फूल और चंदन की खुशबू से वो कमरा महकने लगा था। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे देख रहा है, और तभी मेरी नजर उस खिड़की पर पड़ी। खिड़की पर नजर घुमाते ही मैंने जो देखा वो देखकर मेरा खून जम गया। मैं अब डर से कांपने लगी। मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए और वहां पर बेहोश हो गई। अगली सुबह होश आते ही मैं अपने घर चली गई। फिर अगले 3 दिनों तक मैं तेज बुखार से जूझती रही। उस रात का वो भयानक मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं चाहकर भी उस घटना को भुला नहीं पा रही थी। फिर 3 दिनों बाद जब मेरी तबीयत पर सुधार आया, तब मैंने फिर से जॉब ज्वाइन किया और उसी दिन मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास मेरी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड छोड़कर कहीं और देने के लिए अर्जी रखी। उस रात को मेरी बेहोश होने की बात अब पूरी हॉस्पिटल में आग की तरह फैल गई थी। तभी वहां के मैनेजर ने मुझसे पूछा कि तुमने उस रात को क्या देखा था कि जिसके कारण तुम इतना डर गई थी और डर के मारे तुम बेहोश हो गई थी? तुम तो सालों से नौकरी कर रही हो। खैर फिर मैंने ना चाहते हुए भी उस रात की सारी घटना उन्हें बता दी। मेरी सारी बात सुनकर वहां का मैनेजर और पूरा स्टाफ बिल्कुल तंग रह गया था। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हमारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एक पेशेंट आया था। वो एक औरत थी। उस औरत की उम्र लगभग 30-35 साल होगी और वो एक बर्न पेशेंट था, यानी उनका बॉडी आग से पूरा जल गया था। वो शायद एक सुसाइड केस था। वो बर्न पेशेंट यानी वो औरत दर्द से बिल्कुल कतरा रही थी। उनका बॉडी लगभग 80-90% बर्न हो गया था और जनरली इस हालत में पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन वो औरत मेरी हाथ पकड़कर बार बार मुझसे यह अर्जी कर रही थी कि प्लीज डॉक्टर, मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था, मैंने गलती से ये सब कर दिया है। प्लीज डॉक्टर, मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहती हूँ। काफी कोशिशों के बाद भी हम उस पेशेंट को बचा नहीं पाए। मैंने उस रात को खिड़की पर जिसको देखा था वो और कोई नहीं बल्कि वो जली हुई औरत ही थी, और वो मुझसे कह रही थी कि मैं जीना चाहती थी और तुम लोगों ने मुझे बचाने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। तो
ये कहानी है स्कॉटलैंड के एक चरवाहे की, जो कि हर दिन अपनी भेड़ों को चराने के लिए पास के एक मैदान में जाता था। वो मैदान जहां से खत्म होता था वहीं से ही घना जंगल शुरू हो जाता था। वो चरवाहा अपनी भेड़ों को सुबह चराने के लिए ले जाता था और शाम होते ही भेड़ों को लेकर अपने घर लौट जाता था। एक दिन ऐसे ही वो चरवाहा शाम को अपनी भेड़ों को लेकर घर लौट रहा था। तभी उसे उस जंगल के पास से सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ों के पीछे से सीटी बजाकर उसे बुला रहा है। उत्सुकता के कारण वो चरवाहा अपनी भेड़ों को छोड़कर शाम के हल्की रोशनी में ही उस जंगल की तरफ बढ़ने लगा, जहां से वो सीटी बजाने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। धीमी कदमों से वो चरवाहा उस घने जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसकी सांसें भी अब तेज हो रही थी। वो जितना उन पेड़ों की ओर बढ़ रहा था, वो अजीब सीटी बजाने की आवाज भी बढ़ते जा रही थी। लेकिन जैसे वो चरवाहा उन पेड़ों के पास पहुंचा, वो सीटी बजाने की आवाज भी अचानक से बंद हो गई। लेकिन तब भी उस चरवाहे की उत्सुकता कम नहीं हुई। उसने यहाँ वहां हर जगह देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। खैर, अब अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए वो चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर वापस घर लौट गया। खैर, अगले दिन रोज की तरह वो चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास उस मैदान में चराने ले गया। उस दिन घना कोहरा था, इसी वजह से ज्यादा दूर तक उस चरवाहे को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भेड़ों को मैदान में चराने के लिए छोड़ के वो चरवाहा एक पेड़ के नीचे चुपचाप जाके बैठ गया। शाम होने में अभी कुछ ही घंटे रह गए थे। तभी अचानक कुछ भेड़ जो कि जंगल के पास चर रहे थे, भागते हुए उस चरवाहे के पास आ गए। ये देखकर वो चरवाहा सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वो भेड़ किसी चीज से डर गए हो। अब वो चरवाहा उठकर जंगल की उस ओर जाने लगा जहां से वो भेड़ भागते हुए आए थे। और जैसा मैंने पहले ही कहा, उस दिन कोहरा बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए उस चरवाहे को ज्यादा दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। खैर, वो अब उस जंगल की ओर बढ़े जा रहा था। इत्तेफाक कहो या कुछ और, अब पिछले दिन की तरह पेड़ों के पीछे से उसे सीटी बजाने की आवाज आने लगी। कुछ दूर जाते ही उस चरवाहे के पैर थम से गए। अपने आंखों के सामने उसने जो देखा, वो देखकर उसका खून जम गया। उसने देखा कि बड़े से पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। वो आदमी बहुत ही लंबा था, लगभग 8 से 10 फीट लंबा। उस आदमी ने एक अजीब सा मैट ब्लैक कलर का मेटालिक सूट पहना हुआ था और उसके सर पर एक काला हैट भी था। उस सूट को देखकर ऐसा लग रहा था कि आसपास की सारी रोशनी वो सूट अपने अंदर सोख रहा है, मानो शाम की आखिरी रोशनी भी उस ब्लैक सूट के अंदर जाकर कहीं खो जा रही है। और दोस्तों, इन सब में सबसे अजीब बात तो ये था कि उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं था। थोड़े गौर से देखने पर उस चरवाहे ने पाया कि वो आदमी का हेड हवा में ही तैर रहा है और उसका चेहरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, मतलब उसके चेहरे के आर पार साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब उस चरवाहे को पिछले दिनों की तरह पेड़ों के पीछे से सीटी बजाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि उस चरवाहे का चीख निकल गया। अपनी भेड़ों को वही छोड़कर वो चरवाहा चीखते चिल्लाते हुए अपने घर भाग गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूं आप सभी को ये कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने पहले कभी भी ऐसे ब्लैक सूट पहना फेसलेस आदमी के बारे में कभी नहीं सुना। अगर आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी हो तो आप कमेंट्स में हम तक जरूर साझा कीजिएगा। और ऐसे ही रोचक और डरावनी घटना सबसे पहले सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।